कर रहा था, लेकिन एक ही रात में सब कुछ बदल गया और मैंने अपनी सेना के साथ बगावत की कसम खा ली। मैंने न केवल उस महारानी को हरम में कैद कर दिया, बल्कि उन सभी मंत्रियों को भी नहीं बख्शा जिन्होंने मेरे खिलाफ आवाज उठाई थी। उनके घरों को तहस नहस कर दिया गया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। बाहर के विद्वान और पंडित मुझे गद्दार और जालिम कहकर कोस रहे हैं, पर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, बल्कि मैंने और भी सख्त रुख अपनाया। मैंने उनकी किताबों को जलाने और उनकी आवा को कुचलने का शाही फरमान जारी कर दिया। दरअसल ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं अचानक इस दुनिया के एक किरदार के शरीर में आ पहुंचा था। कहानी के मुताबिक जब युआन शेन अपनी 8 लाख की फौज के साथ जिन साम्राज्य को जैसे मिटाने वाला था, तभी महारानी ने चापलूसों की बातों में आकर एक के बाद एक 12 सुनहरे फरमान भेज दिए। उनका हुक्म था कि जनरल झाओ तुरंत युद्ध रोक दें और अकेले राजधानी वापस लौट आएं। जैसे ही वो शाही फरमान जनरल के हाथ लगा, युआन शेन को मजबूरन सम्राट की आज्ञा माननी पड़ी, लेकिन वफादारी का सिला क्या मिला? उसके पूरे खानदान को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। जब मैंने इस घटिया कहानी को पढ़ा तो मुझे गुस्से में हंसी आ गई। अगर तुम कहते कि मेरे पास सिर्फ 800 सैनिक हैं, तो शायद मैं तुम्हारी बात मान भी लेता। यहाँ तक कि अगर 80,000 की सेना भी होती तो भी मैं बगावत करने से पहले 100 बार सोचता। लेकिन जब तुमने खुद कहा है कि मेरे पास 8 लाख की सरहदी फौज है, तो फिर महारानी आप मेरे खिलाफ बगावत करने की जुर्रत कैसे कर सकती हैं? तभी मैंने हाथ के एक इशारे से हुक्म दिया, कोई है जाओ और उन दोनों नामर्द दरबारियों के सिर कलम कर दो। मैंने तुरंत अपनी पूरी सेना को इकट्ठा होने का आदेश दिया। मुझे अपने जांबाज सिपाहियों से कुछ जरूरी बात करनी थी। मेरे एक इशारे की देर थी कि सभी सैनिकों ने एक साथ हथियार थामे और ऊंची आवा में दहाए। जो आज्ञा सेनापति। अभी कुछ ही पल बीते थे कि पूरे कैंप में युद्ध का जुनून और खौफनाक सन्नाटा छा गया। मैं उस ऊंचे मंच पर सीना तानकर खड़ा हुआ और नीचे चींटियों की तरह फैली उस विशाल सेना को देखा जो क्षितिज के उस पार तक फैली हुई थी। मेरे बहादुर सैनिकों, जरा अपने अतीत को याद करो। हमने 100 सालों तक इस आग और खून के खेल में अपनी जान की बाजी लगाई है, और जब हम जिन साम्राज्य को धूल चटाने के करीब थे, तो महारानी ने उन गद्दारों की झूठी बातों पर भरोसा कर लिया। उन्होंने एक के बाद एक शाही फरमान जारी किए, हमें हथियार डालने और मैदान छोड़ने का हुक्म दिया गया। क्या तुम्हें ये अपमान मंजूर है? जब मैंने ये बात कही तो मेरी आवा में एक अजीब सी कवाहट थी, जिसमें नफरत और बदले की आग साफ महसूस की जा सकती थी। शुरुआत में तो सैनिक थोड़े हिचकिचाए, लेकिन जैसे ही मेरे कुछ वफादार साथियों ने सबसे पहले चिल्लाकर कहा हमें मंजूर नहीं, तो हथियारों के टकराने की गूंज से पूरा आसमान दहल उठा। लाखों सैनिकों ने एक साथ हाथ उठाकर नारा लगाया, हमें मंजूर नहीं। फिर मैं दोबारा शेर की तरह दहा, बिल्कुल सही। अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं है तो तुम्हारा ये सेनापति भी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। हमारे वो भाई जो जंग में शहीद हुए, उनकी आत्मा इसे कभी माफ नहीं करेगी। वो मासूम लोग जिन्हें उन दरिंदों ने बेरहमी से कत्ल किया, उनकी रूहें भी हमसे जवाब मांगेंगी। पूरी सेना, मेरा हुक्म सुनो। हमने उन दलालों को मार दिया है और शाही फरमान को पैरों तले कुचल दिया है। जब हम इस जिन साम्राज्य का नामो निशान मिटा देंगे, तो क्या तुम मेरे साथ राजधानी कूच करने के लिए तैयार हो? उन तथाकथित दरबार के स्तंभों से ये पूछने के लिए कि हम जैसे खून बहाने वाले सैनिकों की उनकी नरों में क्या औकात है, और सरहद पर तपते उन बेबस लोगों का क्या? सेनापति अमर रहे। लाखों सैनिकों की दहा बिजली की कवाहट की तरह गूंज उठी। जिन साम्राज्य को मिट्टी में मिला दो। अपनी बातों का ऐसा असर देखकर मुझे बहुत सुकून मिला। तभी मैं फुर्ती से अपने घोड़े पर सवार हुआ और अपनी तलवार आसमान की तरफ लहराई। मेरे जांबाज सिपाही, मेरे पीछे आओ, आज हम मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे। वहीं कुछ ही दूरी पर जब आम जनता ने ये गूंज सुनी, तो उनके चेहरों पर डर के बजाय मुस्कान आ गई। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि तख्त पर कौन बैठता है। उन्हें बस इतना पता था कि जब तक जनरल यहाँ मौजूद है और जब तक ये फौज की है, तब तक उनकी सरहदें और उनकी जान महफूज है। अब उन्हें उन लुटेरों के जुल्मों का कोई डर नहीं था, लेकिन कैंप में छिपे हुए शाही जासूसों के चेहरे का रंग सफेद पड़ चुका था। शुरुआत के नारे तो फिर भी बर्दाश्त के काबिल थे कि वो सिर्फ हुक्म की नाफरमानी करके जंग लड़ना चाहते हैं। दरबार बाद में क्या सजा देगा, इससे उन्हें फर्क नहीं पता था। झाओ की जान बचती है या नहीं, ये भी उनके लिए मायने नहीं रखता था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आखिरी नारे सुने, उनके होश उड़ गए। जनरल झाओ ने तो अब खुलेआम बगावत का ऐलान कर दिया था। जब वो जासूस ये सब लिख रहे थे, तो डर के मारे उनकी उंगलियां कांप रही थी। उनके मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, सब खत्म हो गया, अब सब कुछ तबाह हो जाएगा। जनरल झाओ ने सच में बगावत कर दी है। ये वही झाओ सेना है जिसने जिन साम्राज्य के छक्के छुआ दिए थे। अब इस पूरे साम्राज्य में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इन्हें रोक सके। जल्दी करो, ये खबर फौरन राजधानी पहुंचाओ। अब हम में से कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ दुश्मन सेना के मुख्य शिविर में ये विदेशी सेनापति बड़ी खुशी खुशी शराब के मजे ले रहे थे। जब उन्हें पता चला कि झाओकी को रोकने के लिए 12 शाही फरमान भेजे गए हैं, तो उस झाओकी की हालत खराब हो गई और वो खून की उल्टियां करने लगा। ये सुनकर वो सब ठहाके मारकर हंसने लगे। वो कह रहे थे कि हमारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है, वरना उस कुत्ते ने तो हमारी नाक में दम कर दिया था। दा फेंग के वो बेवकूफ आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। अगर झाओकी जैसा महान योद्धा हमारे साथ होता तो हम उस पर आंख बंद करके भरोसा करते। तभी एक ने पूछा, अगर झाओकी सच में सरेंडर कर दे तो क्या तुम उसे अपनाओगे? खाक अपनाएंगे।
जिसने हमारे कबीले के लोगों का कत्लेआम किया, हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वो सब शराब पीते हुए अपनी डींगे हाँक रहे थे। उन्हें खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि उनकी जासूसी रिपोर्ट के मुताबिक अब खतरा टल चुका था। झाओ की सेना अब जंग रोक देगी। उनका सबसे खौफनाक दुश्मन झाओ की अब झूठे इल्जामों की वजह से मौत के घाट उतार दिया जाएगा। लेकिन तभी अचानक पूरे कैंप में जमीन जोर जोर से कांपने लगी। उस पल दुश्मन सेनापतियों के होश उड़ गए। वो डर के मारे चिल्लाने लगे, धोखा, हमला हुआ है, दुश्मन की फौज करीब आ रही है, जल्दी करो, अपनी रक्षा करो। क्या ये झाओ की है? लेकिन जब तक उन्हें समझ आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोहे की दीवार की तरह एक विशाल सेना अंदर घुस आई। उनके चमकते हुए हथियार मौत का पैगाम दे रहे थे, दुश्मनों को खत्म करो, जिन साम्राज्य को मिटा दो, आसमान चीर देने वाले नारों के साथ। झाओ सेना के जांबाज सिपाही मैदान जंग में कहर बनकर टूट पड़े। दुश्मन सैनिक घबराकर इधर उधर भागने लगे और एक एक करके मरने लगे। पलक झपकते ही वो कैंप शमशान घाट में बदल गया। हर तरफ कटे हुए हाथ पैर बिखरे पड़े थे, खून की नदियां बहने लगी, जिसने उस बंजर जमीन को लाल रंग से सराबोर कर दिया। मैं अपनी खौफनाक कुल्हाड़ी घुमाते हुए दुश्मनों पर कहर बरपा रहा था। मेरी ताकत और हुनर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुके थे। मैं साक्षात मौत का फरिश्ता बन चुका था। अनगिनत दुश्मन सैनिक मेरे एक ही वार में ढेर हो रहे थे। हा 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 हा, आज कोई नहीं बचेगा, सब मरोगे। मैं पागलों की तरह लड़ रहा था और साथ ही जोर जोर से हंस भी रहा था। देखते ही देखते मेरा काला कवच दुश्मनों के गर्भ खून से पूरी तरह भीग गया। उस पर खून की बूंदें चिंगारियों की तरह चमक रही थी। दुश्मन खौफ से कांप रहे थे और बेबसी में चीख पुकार मचा रहे थे। वो इस नर्क से भागने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सरेंडर, मैं हार मानता हूँ। मौत को सामने देख कई दुश्मनों की रूह कांप गई। उनके हाथों से हथियार गिर गए। वो घुटनों के बल बैठ गए और अपनी भाषा में रहम की भीख मांगने लगे। उनके चेहरों पर सिर्फ और सिर्फ मौत का डर था। उनका शरीर थर थर कांप रहा था, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। घुटने टेकने से क्या होगा, आज कोई नहीं बचेगा। एक वक्त था जब दा फेंग के लोग भी ऐसे ही गिड़गिड़ाए थे, लेकिन तुमने उन्हें बेरहमी से मार डाला। अब जब अपनी जान पर बनी है तो जान की भीख मांग रहे हो। अब बहुत देर हो चुकी है। अगले ही पल मेरी कुल्हाड़ी हवा में लहराई और चारों तरफ खून का फव्वारा छूट पड़ा। दूसरी तरफ जब दुश्मन सेनापतियों ने ये मंजर देखा तो पहले तो वो बुरी तरह डर गए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी, उनकी आंखों में एक उम्मीद जागी। वो देखो, वो झाओ की है। अगर हमने इसके सेनापति को मार दिया तो जीत हमारी होगी। अब जीत हमारी ही होगी। ऊपर वाला अभी भी हमारे साथ है। महान जिन साम्राज्य का अंत इतनी जल्दी नहीं होगा। वो कमीना खुद मैदान जंग में उतर आया है। इतिहास गवाह है कि बहुत कम सेनापति खुद आगे बढ़कर हमला करने की हिम्मत जुटा पाते हैं, और इसी वजह से उनकी आंखों में खून उतर आया और वो पागलपन की हद तक जुनूनी हो गए। वो पूरी ताकत के साथ आगे की ओर झपटे, जैसे आज ही पासा पलट कर रख देंगे। दुश्मन ताकतवर तो था, लेकिन जब सामने मौत ही हो तो संख्या मायने नहीं रखती। ये मेरा पहला पुनर्जन्म नहीं था। इससे पहले भी मैं कई बार दूसरी दुनियाओं में जा चुका था। वो दुनियाएं जादुई शक्तियों और महान योद्धाओं से भरी थी। वहाँ के कायदे अलग थे। वहाँ बेबे सूरमाओं को भी झुकना पता था और ताकतवर से ताकतवर को भी घुटने टेकने पड़ते थे। लेकिन तलवारों और भालों के इस दौर में ये दुश्मन मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। ये तो बस अपनी मौत को दावत दे रहे थे। तभी एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से दुश्मन के बीच जा पहुंची। दुश्मन के दर्जनों सेनापति मेरे एक ही वार से गाजर मूली की तरह कट गए। उनके शरीर के परखच्चे उकर चारों तरफ बिखर गए। उस पल जैसे पूरे मैदान जंग में सन्नाटा पसर गया हो। आखिर जनरल झाओ ने ये किया कैसे? उन्होंने तो दुश्मनों को कीमकों की तरह मसल दिया। दुश्मन के सारे बेअफसर ढेर हो चुके थे और फिर अगले ही पल चीख पुकार से पूरा मैदान गूंज उठा। भागो, अपनी जान बचाकर भागो, हमारे सारे सरदार मारे गए। ये दाफेंग के लोग इंसान नहीं, साक्षात शैतान है। दुश्मन की सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। महान जिन साम्राज्य की सेना का घमंड चूर चूर हो गया जब मैंने उनके शाही झंडे के 2 टुकड़े कर दिए। अब उनके पास 2 ही रास्ते थे, या तो घुटने टेक दो या फिर दुम दबाकर भागो। झाओ सेना के जवानों ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और शुरू हुआ मौत का वो तांडव जिसे देख रूह कांप जाए। जंग से पहले ही साफ कह दिया गया था कि आज किसी की भी माफी कबूल नहीं की जाएगी। फिर क्या था, दुश्मन आगे आगे भाग रहे थे और झाओ की सेना काल बनकर उनके पीछे थी। ये पीछा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस दौरान जो भी पीछे छूटा वो सीधा यमराज के पास पहुंचा। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीत गए, लेकिन हमारे सिपाहियों का जोश कम होने के बजाय बता ही जा रहा। एक दिन बाद जिन साम्राज्य की मुख्य सेना पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, अब बस मुट्ठी भर सिपाही ही बचे थे जो किसी तरह जान बचाकर घास के मैदानों की तरफ भागे। लेकिन झाओ सेना रुकने वाली नहीं थी। वो मौत का खेल खेलते हुए उनके पीछे पीछे चलती रही। 8 लाख की विशाल सेना पूरे मैदान को रौंदती हुई आगे बढ़ रही थी। जब वो जिन साम्राज्य के कबीलों तक पहुंचे तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सका। सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। वक्त के साथ साथ पूरा मैदान खून से लाल हो चुका था और हवा में सिर्फ मौत की गूंज थी। तीसरे दिन की शाम जिन साम्राज्य की राजधानी तियानलांग शहर के महल में वहां के रईस और दरबारी जश्न में डूबे हुए थे। हर तरफ नाच गाना और खुशियां मनाई जा रही थी। उन्हें लगा कि डिंगयुआन हो का किस्सा अब खत्म होने वाला है। अब हमारा साम्राज्य पूरे मध्य क्षेत्र पर राज करेगा और हम ही दुनिया के नए सुल्तान होंगे। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। खून से लथपथ कुछ सिपाही वहां पहुंचे जिन्हें पहरेदार पककर अंदर लाए थे। खौफ के मारे उनकी घिघी बंधी हुई थी। वो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, झाओ किलिन की सेना आ गई है, भागो, यहाँ से भागो, सब अपनी जान बचाओ।
वो आ रहे हैं। एक पल में पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अमीरों के चेहरों पर हैरानी और गुस्सा साफ दिख रहा था। बदतमीज, इन पागलों को अंदर किसने आने दिया? झाओ की तो महारानी के हाथों मौत तय है, वो यहाँ कैसे आ सकता है? ये सब झूठ है, अफवाह फैला रहे हैं ये। इनकी गर्दन अभी के अभी कलम कर दो। क्या मजाक लगा रखा है? ये तियानलांग शहर है, हमारे महान साम्राज्य की राजधानी। तभी दूर की एक साए जैसी आकृति दिखाई दी, जिसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वो मुस्कान बर्फीली हवाओं की तरह ठंडी और जानलेवा थी। ऊंचे सिंहासन पर बैठा, वो भीए की खाल वाली टोपी पहने और सोने के गहनों से लदा हुआ जिन साम्राज्य का सम्राट। वो जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में एक ऐसी खुशी थी जिसे रोक पाना नामुमकिन था। लेकिन तभी अचानक एक पल में युद्ध की दहाड़ किसी सैलाब की तरह उमड़ पड़ी, जिसने आसमान को चीर कर रख दिया। घुड़सवारों ने तियानलांग शहर को तहस नहस कर दिया। दाजिन साम्राज्य को कुचलते हुए वे विंड कबीले का नामो निशान मिटाने लगे। देखते ही देखते खुद को खुदा समझने वाले विंड रईसों में भगदड़ मच गई। हर किसी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था और वे बुरी तरह घबराए हुए थे। पलक झपकते ही वहां अफरा तफरी मच गई। चीखें और दहशत मिलकर एक खौफनाक मंजर पैदा कर रही थी। देखो, वे हम पर हमला कर रहे हैं। पूरे शहर में कत्लेआम शुरू हो चुका था। शहर के दरवाजे के सामने खड़े उस योद्धा की आंखों में एक अजीब सी क्रूरता चमक रही थी। उसने एक बार फिर अपना हथियार हवा में लहराया और इस बार उसका वार पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ शहर का दरवाजा टूट गया और लकड़ी के टुकड़े हवा में धूल की तरह उड़ने लगे। मेरे वीरों, मेरे साथ आगे बढ़ो। आज एक को भी जिंदा मत छोड़ना। आदेश मिलते ही वो सबसे आगे रहा, जैसे कोई भूखा शेर पहाड़ से उतरकर तियानलांग शहर में शिकार करने घुसा हो। इसके बाद मैदान एक जंग में उसकी परछाई हर तरफ दिखने लगी। उसका हथियार बिजली की तरह घूम रहा था। उसका हर वार सीधा जान ले रहा था और विंड कबीले के सैनिक गाजर मूली की तरह कट रहे थे। रास्ते में जो भी विंड सैनिक सामने आया, उसे उसने महज एक झटके में ढेर कर दिया। झाओ सेना के बाकी सिपाही भले ही थके हुए दिख रहे थे, लेकिन उनका जोश अभी भी सातवें आसमान पर था। आखिरकार तियानलांग शहर को अपने घोड़ों तले रौंदना न जाने कितने सालों से सीमा पर तैनात इन योद्धाओं का सपना था। कुछ ही देर बाद मैं दाजिन के शाही दरबार के भीतर पहुंच गया। झाओ की, ये तुम हो? कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दाजिन और फेंग के बीच की दोस्ती को तोड़कर जंग छेड़ने की? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? विंड सम्राट की आंखों में गुस्सा उबल रहा था। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। वहाँ मौजूद बाकी रईसों का भी यही हाल था। वे सब मिलकर उसे गालियां देने लगे। नीच झाओ की, तुमने अपने ही मालिक के हुक्म की नाफरमानी की है, अब तुम्हारी मौत पक्की है। हमारे दाजिन दरबार पर हमला करके तुमने विनाश को दावत दी है, लेकिन मुझे इन बेवकूफ और जाहिल लोगों को कोई भी सफाई देने की जरूरत महसूस नहीं हुई। मैंने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और भेड़ों के झुंड में शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। उनकी बेबसी और चीखें हवा में गूंजती रही और वे विंड रईस देखते ही देखते मौत की नींद सो गए। थोड़ी देर बाद शहर की ऊंची दीवार पर खड़े होकर खून से लथपथ अपने काले कवच में मेरी दहाड़ पूरे शहर में गूंज उठी। तियानलांग शहर को पूरी तरह साफ कर दो, दाफेंग के लोगों की रक्षा के लिए। दुश्मनों की जड़ों को उखाड़ फेंको। एक दिन बाद हम राजधानी की ओर कूच करेंगे अपनी रणनीति के साथ और इस दुनिया का नक्शा बदल देंगे। तभी झाओ सेना के अनगिनत सिपाही दीवानों की तरह चिल्लाने लगे, सेनापति अमर रहें। उसी वक्त दाफेंग साम्राज्य की राजधानी में प्रधानमंत्री झाओ गुई को एक गुप्त पत्र मिला, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर एक शैतानी खुशी छा गई। झाओ की, ओ झाओ की, इस बार देखते हैं तुम कैसे बचते हो। तुमने शाही आदेशों और उन 12 स्वर्ण मुद्राओं का अपमान किया है। अब तुम्हारा अंत निश्चित है। अगर पिछला सम्राट भी जिंदा होकर आ जाए तो भी वो दुनिया के खिलाफ जाकर तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा, वरना ये शाही खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने जैसा होगा। जहाँ तक बगावत और तख्ता पलट की बात थी, झाओ गुई ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। एक पुराने दुश्मन के तौर पर, या यूं कहें कि उसे सबसे करीब से जानने वाले शख्स के नाते, उसके मन में यही ख्याल था कि झाओ की कभी गद्दारी का रास्ता नहीं चुनेगा। उसे लगा कि झाओ की बस दाजिन साम्राज्य को खत्म करने के लिए अपनी जान कुर्बान करने की तैयारी कर रहा है और इसी बात का फायदा उठाकर झाओ गुई को उन बेशकीमती तोहफों का अफसोस तो हो रहा था जो हर साल महान जिन साम्राज्य के लोग उसके लिए भेजा करते थे। लेकिन फिर भी उसका मन आज काफी खुश था। आखिरकार झाओ की अब उसके रास्ते का कांटा नहीं रहेगा और उसके हटते ही पूरी दुनिया की ताकत झाओ गुई के हाथों में होगी। वो जो चाहेगा उसे वो हासिल होगा, यहाँ तक कि वो अब तख्त पर बैठने का सपना भी देख सकता था। ये सोचते ही प्रधानमंत्री की आंखों की गहराई में लालच की एक लहर दौड़ गई। वो किसी भूखे भेड़िए की तरह राजमहल की ओर देख रहा था। उधर महल के मुख्य दरबार में महारानी उस गुप्त रिपोर्ट को पढ़ रही थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और खालीपन था। उन्होंने एक ठंडी आह भरी कि वो वफादार तो बहुत है, पर अफसोस कि वो हद से ज्यादा बेवकूफ निकला। उनके लिए जिन साम्राज्य की कोई बिसात नहीं थी, पर झाओ गुई ने अपनी चाल इतनी तेजी से चली कि झाओ की जैसा मोहरा अब हाथ से निकल चुका था और अब उसे खत्म करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वो उसे मौत के घाट उतारने का मन बना चुकी थी। ये बात तो साफ थी कि महारानी के मन में कहीं न कहीं ये यकीन था कि मैं कभी बगावत नहीं करूंगा। तभी तो उन सबूतों को देखने के बाद उन्हें यही लग रहा था कि किसी ने मुझे फंसाने की साजिश रची है या फिर बातों को बात आकर पेश किया जा रहा है। अगली सुबह शाही दरबार में उस गरिमामयी सभा के बीच गुप्तचरों द्वारा लाई गई वो रिपोर्ट सबके सामने रख दी गई। जैसे ही वो खबर बाहर आई, पूरे दरबार में मानो कोई बिजली गिर गई हो। वहाँ का माहौल अचानक से गर्मा गया। उसी पल सारे मंत्रियों के बीच खलबली मच गई और हर तरफ बस इसी की चर्चा होने लगी।
अगले ही पल अलग अलग ओहदों के कई अधिकारी एक एक करके आगे आए। उनका कहना था कि झाओ की का व्यवहार बहुत ही उद्दंड है, उसने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी है, वो हुक्म मानने से इनकार कर रहा है और उसके इरादे बगावत के हैं। ऐसे गुनहगार को तो सिर्फ मौत की सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने गुहार लगाई थी। महाराज, झाओ की गद्दारी अब पूरी दुनिया के सामने है। मेरी विनती है कि उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाए। दूसरे मंत्रियों ने भी सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हम भी इस बात से सहमत हैं। उस वक्त दरबार में, चाहे वो कलम चलाने वाले हों या तलवार उठाने वाले, वहाँ मौजूद लगभग सभी अधिकारियों का नजरिया एक जैसा ही था। वे सब इस मौके का फायदा उठाकर मुझे हमेशा के लिए मिटा देना चाहते थे। दरबारी मंत्री झाओ गुई के प्रभाव में थे और वो नहीं चाहते थे कि मुझ जैसा फौजी और ज्यादा ताकतवर बने। वहीं दूसरी तरफ सेना के वे अफसर जो ऊंचे खानदानों से ताल्लुक रखते थे, वे भी मेरे खिलाफ थे। वे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि मुझ जैसा इंसान जो एक मामूली सिपाही से ऊपर उठा है, वो आज महासेनापति के पद पर बैठा है और उन पर हुक्म चला रहा है। ये सब देखकर प्रधानमंत्री झाओ गुई के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसे अपनी जीत बिल्कुल करीब नजर आ रही थी, मानो सब कुछ उसकी योजना के अनुसार ही हो रहा हो। लेकिन ऊपर बैठी महारानी ने मन ही मन उनमें से कई लोगों की मौत का फैसला सुना दिया था। भले ही वो मेरे तौर तरीकों से खुश नहीं थी, लेकिन उन्हें दरबारियों की ये एकतरफा राय और एकता बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसी समय मैं अपनी 80 लाख की विशाल सेना का नेतृत्व करते हुए किसी गरजते हुए तूफान की तरह वापस लौट रहा था। हमारा रुख सीधे दा फेंग साम्राज्य की राजधानी की ओर था। 2-3 दिनों के भीतर ही जब दरबार में फैसला हो चुका था और शाही फरमान लेकर दूत रवाना हुए ही थे, तभी मैं और मेरी 80 लाख की झाओ सेना मैदानों को पार कर चुके थे। हम किसी तेज खंजर की तरह सीधे दुश्मन के सीने की ओर बढ़ रहे थे और दा फेंग साम्राज्य की सीमाओं को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हमारा एकमात्र लक्ष्य था राजधानी। इस दौरान रास्ते में पने वाले शहरों के अधिकारी या तो डर के मारे भाग खे हुए या फिर उन्होंने खुद ही शहर के दरवाजे खोलकर आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ तक कि बे और समृद्ध शहरों में भी, जहाँ अच्छी खासी फौज थी, वहाँ भी जब हम पहुँच गए तो आम जनता हमारी खबर सुनकर खुशी खुशी हमारा स्वागत करने के लिए उमपती थी। सालों से कमाई हुई मेरी नेकनामी और शोहरत का ही नतीजा था कि मुझे बिना किसी मेहनत के पूरी जनता का समर्थन और प्यार मिल रहा था। ठीक उसी वक्त दा फेंग साम्राज्य के शाही दरबार में एक खबर बिजली की तरह कौंधी। इत्तला मिली है कि झाओ की ने गद्दारों का सफाया करने का नारा बुलंद कर दिया है और वो अपनी सेना के साथ राजधानी की ओर बढ़ रहा है। 8 लाख की विशाल सेना अब दक्षिण की ओर कूच कर चुकी है। हालात अब हाथ से निकलते जा रहे हैं। झाओ की ने पलक झपकते ही 3 शहरों पर अपना कब्जा जमा लिया है और अब उसकी सेना सीधे राजधानी की तरफ बढ़ रही है। महाराज, एक और बुरी खबर है। झाओ की ने बगावत का ऐलान कर दिया है। उसने जियायु शहर की सुरक्षा को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। एक के बाद एक संदेशवाहक बिना रुके दरबार की ओर भागे चले आ रहे थे। घोड़े और सवार दोनों ही बुरी तरह थक चुके थे, जैसे मीलों दूर से कोई कयामत की खबर लेकर आ रहे हैं। वो हर पल ऐसी खबरें ला रहे थे जो रूह कंपा देने वाली थी। इस वक्त चाहे वो घमंडी महारानी हो या फिर चालाक प्रधानमंत्री झाओ गुई, यहाँ तक कि दरबार का हर एक छोटा बड़ा अधिकारी, सबके चेहरे का रंग उठ चुका था। पूरा दरबार एक ऐसे खौफ में डूबा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। क्या उसने बगावत कर दी? झाओ की ने सच में हमारे खिलाफ हथियार उठा लिए। वो नीच गद्दार, उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हमारे ही खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। ये तो सरासर नाइंसाफी है। उसने कानून की सारी हदें पार कर दी है। लेकिन अब वक्त हाथ से निकल चुका है। झाओ परिवार की वो 8 लाख की खूंखार सेना, आखिर उसका सामना कौन करेगा? ये वही शख्स है जिसने दुश्मन के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया था और उनके राजा का सिर कलम कर दिया था। वो कोई मामूली योद्धा नहीं है। इस भयानक खबर को सुनकर वहाँ मौजूद हर एक शख्स पूरी तरह सन्न रह गया था। कुछ पलों की खामोशी के बाद महारानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। कमीना कहीं का, उस गद्दार ने मेरे भरोसे का ये सिला दिया है। मैंने उस पर यकीन करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। उसके पूरे खानदान को खत्म कर दो। नहीं, उसकी 10 पीढ़ियों का नामो निशान मिटा देना होगा ताकि दुनिया को गद्दारी का अंजाम याद रहे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री झाओ गुई का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कहते हैं कि एक दुश्मन ही दूसरे की ताकत को सबसे बेहतर जानता है और वो झाओ की असली ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। बाकी लोगों के मुकाबले उसे पता था कि झाओ की क्या कर सकता है। अगर उसने एक बार ठान लिया तो इस पूरी दुनिया में कोई भी सेना उसे रोक नहीं पाएगी। बाकी मंत्री भी अब अपनी चालें चलने में लगे थे। दिखावे के लिए तो वो महारानी के साथ मिलकर झाओ की को कोस रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी जान बचाने की जुगत भिड़ा रहे थे। कुछ देर बाद महारानी की आवाज पूरे दरबार में गूंजी। बस बहुत हुआ, ये फालतू की बातें बंद करो। मुझे बस ये बताओ कि उस बागी झाओ की को रोकने का क्या रास्ता है? ये सुनते ही मंत्रियों के बीच बहस और भी तेज हो गई। तभी एक सेनापति ने आगे बढ़कर कहा, गुस्ताखी माफ हो महारानी, मेरा मशवरा है कि हमें तुरंत एक शाही फरमान जारी करना चाहिए। हमें उसकी गद्दारी की निंदा करनी होगी। हमारे पास जो 2 लाख शाही रक्षक हैं, उन्हें राजधानी की सुरक्षा में तैनात कर देना चाहिए और चारों दिशाओं से सेनाओं को बुलाकर उस बागी फौज को जैसे मिटा देना चाहिए। तभी एक और मंत्री ने बीशान से कहा, महारानी, आप साक्षात ईश्वर का रूप है। अगर आप खुद सामने आकर उस गद्दार को फटकारेंगे तो उसकी सेना के सिपाही डर के मारे खुद ही सरेंडर कर देंगे। इसके बाद तो जैसे बेतुके सुझावों की झील लग गई। कोई कह रहा था कि आम लोगों को ढाल बना लो, तो कोई कुछ और ही बकवास कर रहा था। हर कोई अपनी अपनी हाँक रहा था। कुल मिलाकर बात ये थी, ज्यादातर मंत्रियों के मन में झाओ की का खौफ बैठ चुका था। उन्हें पता था कि वो उस 8 लाख की सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। वो बस भावनाओं का सहारा ले रहे थे ताकि किसी तरह झाओ की को कमजोर किया जा सके। इन सुझावों को सुनकर अचानक महारानी को लगा कि हालात उतने भी बुरे नहीं। उसे लगा कि वो अब भी इस जंग को जीत सकती है। उसका आत्मविश्वास एक बार फिर जाग उठा। उसने खुद
खुद सेना की कमान संभालने का फैसला किया ताकि वो उस गद्दार को सबक सिखा सके और इस बगावत को हमेशा के लिए खत्म कर दे। 2 लाख सैनिकों की एक विशाल फौज किसी सैलाब की तरह राजधानी में इकट्ठा हो गई। शहर के चप्पे चप्पे पर की निगरानी रखी जाने लगी। अब राजधानी किसी अभेद्य किले की तरह तैयार थी, लेकिन दूसरी तरफ झाओ की अपनी सेना को फिर से संगठित कर आगे बढ़ चुका था। उसकी रफ्तार अब तूफानी हो चुकी थी। उसने देखते ही देखते 6 और बे शहरों को अपने कब्जे में ले लिया था। उसकी तलवार की धार अब सीधे दाफेंग साम्राज्य के दिल की ओर थी। ऐसा लग रहा था जैसे रास्ते में आने वाली हर रुकावट धूल में मिल जाएगी। सत्ता के शिखर तक पहुंचने का रास्ता अब पूरी तरह साफ था। राजधानी की सीमाओं के ठीक बाहर 1.5 लाख शाही रक्षक सेना डेरा डाले हुए थी। मुख्य खेमे के अंदर दर्जन भर घमंडी सेनापति युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। एक मामूली किसान की इतनी हिम्मत कि वो बगावत करे। इस बार हम उसे ऐसी धूल चटाएंगे कि वो याद रखेगा। पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि असली युद्ध कौशल किसे कहते हैं। बिल्कुल सही, पिछली बार हमने ध्यान नहीं दिया और ये मामूली लड़का हमारे सिर पर चढ़ गया। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बेइज्जती है। उसकी किस्मत अच्छी थी जो यहाँ तक पहुँच गया, वरना उसकी औकात ही क्या है उस बागी गद्दार को। इस बार मैं खुद सबक सिखाऊंगा, उसे उसकी असली जगह दिखानी ही होगी। साफ था कि ये ऊंचे खानदान के सेनापति मुझ जैसे साधारण इंसान को नीची नजर से देखते थे। विशाल किले की दीवारों के ऊपर महारानी अपने शाही लिबास में खड़ी थी। उनके चारों ओर दरबारियों का घेरा था जो दोनों तरफ खड़े होकर बेहद गंभीर मुद्रा में थे। सबकी नजरें दूर क्षितिज पर टिकी हुई थी। घोड़ों के टापों की गूंज अब तेज होने लगी थी, जिससे पूरी धरती कांपती हुई महसूस हो रही थी। और फिर झाओ परिवार की अंतहीन सेना किसी सैलाब की तरह सामने आई, लोहे के कवच पहने हुए, जिनकी चमक आंखों को चौंधिया रही थी। सुबह की पहली किरण में उनका नजारा और भी खौफनाक और भव्य लग रहा था। कुछ ही पलों में 1.5 लाख की वो शाही सेना एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी हो गई, लेकिन उनके सामने 8 लाख सैनिकों का वो विशाल समंदर था जो किसी तूफान की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों सेनाओं के बीच की हवा में एक अजीब सी खामोशी और दहशत छाई हुई थी। तभी उन घमंडी सेनापतियों में से कुछ अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे आए और चिल्लाकर गालियां देने लगे। गद्दार झाओ की अभी भी वक्त है, घुटने टेक दे, बाहर निकल कुत्ते, छुपता क्यों है? एहसान फरामोश, साम्राज्य ने तुझे क्या नहीं दिया और तूने बगावत कर दी। दूसरी तरफ काले कवच में लिपटा हुआ मैं अपने कुछ खास सिपाहियों के साथ सेना के बीच से रास्ता बनाते हुए बाहर निकला। उस वक्त उन सेनापतियों का जोश और भी बढ़ गया। उनका खून खौल रहा था और उनकी गालियां और चुनौतियां पहले से कहीं ज्यादा तीखी हो गई थी। हवा में युद्ध का जुनून साफ महसूस किया जा सकता था। इसी बीच एक युवा और जोश से भरा सेनापति सबसे आगे निकल आया। उसने अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाया और फुर्ती से घोड़े की पीठ पर उछलते हुए अपने भाले को हवा में लहराया। उसकी चमक के बीच वो जोर से चिल्लाया, मैं शाही सेना का सेनापति हूँ। एक गद्दार और बेईमान बागी, अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। उसकी ये बातें सुनकर मेरे साथ खड़े सिपाही उसे वहीं ढेर करने के लिए तड़प उठे। लेकिन मुझे द्वंद्व युद्ध की ये पुरानी परंपरा कुछ खास पसंद नहीं थी। मेरे हिसाब से सेना का हौसला बढ़ाने के लिए अकेले लड़ना झाओ सेना के लिए कोई मायने नहीं रखता था। मैंने बिना एक शब्द बोले बस अपना हाथ हवा में लहराया, पूरी सेना हमला करो। और देखते ही देखते सैनिकों का वो सैलाब दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा। घोड़ों की टापों ने पल भर में दुश्मन की घेराबंदी तोड़ दी। इसके बाद झाओ सेना के अनगिनत सिपाही मौत से बेखौफ होकर दुश्मन पर टूट पड़े। ये देखकर उन घमंडी सेनापतियों के होश उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। ये तो युद्ध के नियमों के खिलाफ है, लेकिन अब जंग शुरू हो चुकी थी तो उनके पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। चीख पुकार के बीच शाही रक्षकों ने अपनी हिम्मत जुटाई और हथियार उठाकर मुकाबला करने लगे। उन्हें लग रहा था कि इन सीमावर्ती गंवारों की क्या मजाल कि ये साम्राज्य की शाही सेना का मुकाबला कर सके। बस एक बार आमना सामना होने की देर है। हमारी सेना इन्हें गाजर मूली की तरह काट कर रख देगी। इनकी ऐसी हालत होगी कि ये अपनी जान बचाकर भागेंगे और दुम दबाकर मैदान छोड़ देंगे। लेकिन जैसे ही दोनों सेनाएं आपस में टकराईं, शाही रक्षकों को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। जहां एक तरफ अनगिनत युद्धों का अनुभव रखने वाली और दुश्मनों के गत को रौंदने वाली झाओ सेना थी, वहीं ये शाही रक्षक किसी नाजुक फूल की तरह थे। कद काठी में भले ही ये थोड़े भारी दिख रहे हों और दिखने में थोड़े सलीके वाले हों, पर जब बात असली जंग और खून खराबे की आई तो इनके बीच जमीन आसमान का फर्क साफ दिखने लगा। इसी बीच हाथ में भाला लिए अपनी बहादुरी दिखाने का शौकीन एक युवा सेनापति अपना घोड़ा दौड़ते हुए सीधे मेरी तरफ था। उसका इरादा मेरा सिर काटकर अपनी तरक्की का रास्ता साफ करना था, पर अफसोस उसने खुद को कुछ ज्यादा ही काबिल समझ लिया था। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मेरा हथियार फांग तियान आसमान से गिरती बिजली की तरह चमका और पलक झपकते ही उसे 2 टुकड़ों में चीर दिया। उसे गाजर की तरह काटने के बाद मैंने बाकी सेनापतियों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और मौत का तांडव शुरू कर दिया। मेरा खौफनाक हथियार हवा में किसी काल की तरह नाच रहा था और हर बार के साथ एक एक करके ये कचरे साफ हो रहे थे। मैंने इन निकम्मों को चुन चुन कर मारना शुरू किया। देखते ही देखते बेबे घमंडी सेनापति मिट्टी में मिल गए और उनकी सेना के परखच्चे उगए। पल भर में शाही सेना का हौसला पूरी तरह टूट गया और वे डरे हुए परिंदों की तरह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनका अनुशासन और गौरव अब खौफ के साए में कहीं खो चुका था। जान बचाने की हो में ये सैनिक पागलों की तरह भाग रहे थे। कुछ तो शहर के दरवाजे की तरफ दौड़े और रोते बिलखते दरवाजा खोलने की भीख मांगने लगे। साफ था कि मौत का डर उनके सिर चक्कर बोल रहा था। अब उनमें लने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बची थी। ये मंजर देखकर महारानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर
यकीन नहीं हो रहा था। युद्ध की समझ न होने के कारण उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंजाम ऐसा होगा। भले ही उनकी सेना 3 गुना भी थी, पर इतनी जल्दी हार मान लेगी ये किसी ने नहीं सोचा था। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री झाओ गुई और बाकी दरबारी डर के मारे पीले पड़ चुके थे और उनके हाथ पांव कांप रहे थे। वे जानते थे कि मैं मैदान में कितना खतरनाक हूँ, पर मेरा ये रौद्र रूप उनकी कल्पना से भी परे था। ये सब उनकी सोच से बहुत आगे निकल चुका था। अब वे मन ही मन उन घमंडी सेनापतियों को कोस रहे थे। अगर उन बेवकूफों ने इतना आत्मविश्वास न दिखाया होता और 1.5 लाख की सेना लेकर बाहर न निकले होते तो आज ये नौबत न आती। दरबारियों का मानना था कि अगर 2 लाख की सेना शहर के अंदर रहकर रक्षा करती तो मैं चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न होता, जीतना नामुमकिन था। पर अब बाहर सिर्फ 50,000 सैनिक बचे थे और खतरा अब सीधे उनके सिर पर मंडरा रहा था। इसके अलावा वे महारानी की बुद्धि पर भी थू थू कर रहे थे कि उन्होंने इतनी भी बेवकूफी कैसे कर दी और उन सेनापतियों की बात कैसे मान ली। दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो, जल्दी करो, दरवाजा खोलो, वे शैतान हमें मार डालेंगे। सैनिक पागलों की तरह चिल्ला रहे थे और दरवाजे को पीट रहे थे। दीवार पर के प्रधानमंत्री झाओ गुई घबरा गए और बौखलाकर चिल्लाने लगे। उन्होंने सख्त आदेश दिया कि दरवाजा न खोला जाए ताकि मैं अपनी सेना के साथ अंदर न घुस सकूं और महारानी की जान को खतरा ना हो। तीर चलाओ, इन पर तीर बरसाओ, इन कायरों को वापस भेजो ताकि ये लानत है तुम पर। एक ही झटके में हार गए और अब पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। एक बार इस बगावत को कुचल लेने दो, फिर इन सबको की सजा दी जाएगी। देखते ही देखते तीरों की बारिश होने लगी और अपने ही रक्षक अपनों के ही तीरों से छलनी होने लगे। मौत को सामने देख उन सैनिकों के पास वहां से भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वे अपनी जान बचाने के लिए दूसरी दिशाओं में भागने लगे, लेकिन झाओ सेना के जवानों ने उन सरेंडर करने वाले सैनिकों पर हाथ नहीं उठाया और ये सब मेरे आदेश की वजह से था। आखिर वे भी हमारे ही भाई बंधु थे। बाहरी दुश्मनों के मुकाबले अपनों के लिए दिल में थोड़ी दया तो बाकी थी। वैसे भी ये वो ताकतें हैं जिन्हें मैं अपनी सेना में शामिल करना चाहता हूँ। पूरे दाफेंग साम्राज्य को सिर्फ इन 8 लाख झाओ सैनिकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। अगर मुझे अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो इतने लोग काफी नहीं होंगे। दूसरी तरफ जब कुलीनों को एक एक करके सरेंडर करते देखा तो झाओ गुई का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। हरामखोरों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन बागियों के सामने घुटने टेकने की? तुम सब मौत के हकदार हो। तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देना चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले। पास की महारानी का चेहरा भी गुस्से से नीला रहा था और उनके माथे पर गुस्से की नसें साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में शहर के बाहर की रक्षक सेना पूरी तरह बिखर चुकी थी। कुछ लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे तो कुछ ने वहीं सरेंडर कर दिया और बंदी बन गए। अब आलम यह था कि हवाओं में खून की गंध फैली थी जो आसमान को छू रही थी। युद्ध का मैदान पूरी तरह तबाह हो चुका था, जहाँ चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें बिछी थी। मैं अपने घोड़े पर सवार होकर हाथ में अपना हथियार लिए बेही रौब के साथ आगे बढ़ा। क्यों? क्या तुम सब इस नतीजे से खुश हो? मेरा ये सवाल महारानी और उन मंत्रियों के चेहरे पर एक जोरदार तमाचे जैसा था, जिससे उनके चेहरे शर्म और गुस्से से बार बार रंग बदल रहे थे। अगर उन्हें पता होता कि आज ये दिन देखना पड़ेगा तो उन्होंने मुझे इतना मजबूर न किया होता, या फिर अगर वो इतनी जल्दबाजी न दिखाते और मेरे राजधानी लौटने का इंतजार करते तो आज हालात इतने बुरे नहीं होते। नीचे की उस जानी पहचानी शख्सियत को देखकर सबके मन में एक गहरा पछतावा था। वाकई ये बहुत भी गलती हो गई। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि झाओ की इतनी हिम्मत बजाएगी। एक गलत कदम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। एक लंबी और खौफनाक खामोशी के बाद महारानी का पछतावा अब गुस्से में बदल चुका था, लेकिन वो बेबस थी। उनके पास कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने फिर से वही सवाल दागा। मेरे मंत्रियों, क्या अब भी दुश्मन को रोकने का कोई रास्ता है? ये सुनते ही वहाँ फिर से सन्नाटा छा गया। सब कुछ तो खत्म हो गया और अब इन्हें हमारी याद आ रही है। सभी मंत्रियों का मन हार मानने का था और वो सब कुछ छोकर भागना चाहते थे, लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि अगर मैं अपनी सेना लेकर अंदर घुस गया तो महारानी का जो भी हो उनका मरना तो बिल्कुल तय है। आखिरकार मेरा नारा बिल्कुल साफ था, दरबार की सफाई करो और गद्दारों को जैसे मिटा दो। कुल मिलाकर शहर को बचाए रखना ही उनके लिए आखिरी उम्मीद थी। महाराज, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये शहर की दीवारें 3 मंजिल जितनी ऊंची हैं और किसी चट्टान की तरह मजबूत हैं। इन कमबख्त बागियों के पास किले को तोड़ने के लिए कोई भी हथियार नहीं है। इसके अलावा शहर के चारों तरफ ये गहरी और चौड़ी खाई है जो लगभग 3 मंजिल जितनी फैली हुई है। इस रुकावट को पार करना किसी नामुमकिन सपने जैसा है। 8 लाख तो क्या, अगर 10 लाख की सेना भी आ जाए तो वो बस नीचे खे होकर हाथ मलते रह जाएंगे और उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा। अब हमें बस बाकी दिशाओं से आने वाली अपनी सेनाओं का एक साथ जुटने का इंतजार करना है। उस वक्त हम इन गद्दारों को चारों तरफ से घेर लेंगे और एक ही झटके में इनका नामो निशान मिटा देंगे ताकि इंसाफ हो सके। ये जोश भरी बातें सीधे दिल पर वार कर रही थी, जिससे वहाँ मौजूद सभी मंत्री सहमत दिखे। देखते ही देखते समर्थन का शोर चारों तरफ फैल गया, जो किसी लहर की तरह पूरी दीवार पर गूंजने लगा। दाफेंग की महारानी ने जब ये सुना तो उन्हें थोड़ी राहत मिली, लेकिन जब उन्होंने दीवार के बाहर देखा तो उनकी आंखों में अब भी नफरत और गुस्से की आग जल रही थी। और दूसरी तरफ मैं उस 30 फीट ऊंची दीवार को देख रहा था और उतनी ही चौड़ी उस खाई को भी, लेकिन मेरे चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। महज 10 मीटर, ये भी कोई दूरी है। आम लोगों के लिए ये मौत का कुआं हो सकता है, पर मेरे लिए ये कुछ भी नहीं था। और फिर अगले ही पल मैंने बड़ी फुर्ती से पास खड़े
सैनिकों के हाथों से 4 भाले छीन लिए, उन्हें अपनी पीठ पर टिकाया और अपने घोड़े को एड़ लगाकर सीधा किले के दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। ये नजारा देखकर दीवार पर खड़ी महारानी और उनके मंत्री दंग रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या ये पागल हो गया है? अकेला घोड़े पर सवार होकर आगे आ रहा है। क्या ये सरेंडर करने वाला है? ये तो सुनहरा मौका है, जल्दी करो, तीरंदाजों, निशाना लगाओ, इस बागी को अभी के अभी ढेर कर दो। उस अफरा तफरी में कुछ मंत्रियों की जैसे नींद खुली और उन्होंने सैनिकों को हमला करने का हुक्म दे दिया। महारानी ने भी बिना देर किए ऊंची आवाज में ऐलान किया, जो कोई भी झाओकी को मारेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, उसे शाही ओहदा मिलेगा और 1 लाख सोने की मुहरें इनाम में दी जाएंगी। दीवार पर तैनात तीरंदाजों ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उनके दिल में बस इनाम पाने की भूख थी। उन्होंने अपना निशाना साधा और पूरी ताकत से कमान खींच ली। अचानक हजारों तीर आसमान चीरते हुए निकले, जैसे आसमान से मौत की बारिश हो रही है। लेकिन मैं घबराया नहीं, बल्कि मेरे चेहरे पर एक हिकारत भरी मुस्कान थी। मैंने अपना फांतियान हुआ जी हवा में लहराया और पलक झपकते ही उसकी परछाइयां चारों तरफ फैल गई। मेरी तरफ आते हुए तीर या तो धूल में मिल रहे थे या फिर टकराकर दूर जा गिर रहे थे। तीरों की वो घनी बारिश भी मेरे जैसे योद्धा के सामने पूरी तरह बेअसर साबित हुई। ये देखकर हजारों तीरंदाजों के होश उड़ गए। तीरों के उस हमले को नाकाम करने के बाद मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका, जब तक वो लोग सदमे में थे। मैं खाई के किनारे तक पहुंच चुका था। फिर मैंने अपनी पीठ से वो भाला निकाला और पूरी ताकत से उसे फेंका। हवा को चीरती हुई एक जोरदार गूंज सुनाई दी और वो भाला बिजली की रफ्तार से निकला। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा हर बार पहले से भी ज्यादा ताकतवर था। एक के बाद एक भाले हवा को चीरते हुए आगे बढ़े और अगले ही पल वो लटकता हुआ लकड़ी का पुल अब और बोझ नहीं सह सका और नीचे गिर गया। अब किले के दरवाजे तक का रास्ता साफ था। इसके तुरंत बाद मैंने अपने घोड़े को सरपट दौड़ाया और सीधा आगे बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचते ही मैंने अपने हथियार से उस बंद दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ उस मजबूत दरवाजे में दरारें पड़ने लगी। बस कुछ ही पलों में वो लोहे जैसा मजबूत दरवाजा एक भयानक आवाज के साथ चकनाचूर होकर गिर पड़ा। फिर मैंने दहाड़ते हुए कहा, दरवाजा खुल चुका है, मेरे वीरों आगे बढ़ो और हमला कर दो। झाओ सेना के सिपाही जो पहले से तैयार थे अंदर की तरफ टूट पड़े। दूसरी तरफ महारानी और उनके मंत्रियों के तो जैसे तोते उड़ गए थे। कुछ ही सेकंड बाद हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। रक्षकों के कानों में बस यही गूंज रहा था, आगे बढ़ो, उस गद्दार को मार डालो, तुम्हें बड़ा ओहदा मिलेगा। ये महारानी का वादा है, सब के सब हमला करो, किसी भी कीमत पर दरवाजे को बचाओ। लेकिन ज्यादातर सैनिकों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। उनमें मौत के मुंह में जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर भी कुछ बेवकूफ जोश में आकर अपने हथियार लहराते हुए आगे बढ़े। सैकड़ों सैनिक मुझे चारों तरफ से घेरने लगे, लेकिन मैंने बड़ी बेपरवाही से अपना हथियार घुमाया और देखते ही देखते वहाँ खून की नदियां बहने लगी और लाशों के ढेर लग गए। ये मंजर देख वहाँ मौजूद बाकी सैनिकों के होश उड़ गए। उनके दिलों में खौफ इस कदर बैठ गया था कि अब उनके अंदर लड़ने की रत्ती भर भी हिम्मत नहीं बची थी। एक एक करके सबने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए और घुटनों के बल बैठकर हार मान ली। सबने अपने हाथ ऊपर उठा लिए थे। वहीं दूसरी तरफ खुद को सबसे ताकतवर समझने वाला प्रधानमंत्री झाओ हुई और बाकी तमाम दरबारी डर के मारे कांपने लगे। वो सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जैसे शिकारी को देखकर जंगल के जानवर भागते हैं। महारानी दाफेंग जो कभी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठती थी, मौत के इस साये में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अफरा तफरी के इस माहौल में लोग उन्हें पूरी तरह भूल चुके थे। धक्का लगने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ी और भागते हुए लोग बेरहमी से उनके उन शाही कपड़ों को रौंदते हुए निकल रहे थे जिनकी कभी दुनिया मिसाल देती थी। किसी को भी महारानी की गरिमा की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन मेरी नजरें तो शहर का दरवाजा तोड़ने से पहले ही इन पुराने जान पहचान वालों पर टिकी हुई थी। मैं अपने घोड़े को दौड़ाते हुए सीधा उनके पास पहुंचा और अपना हथियार ताने उनके सामने जा खड़ा हुआ। मुझे साक्षात यमराज की तरह अपने सामने खड़ा देख उन सबकी रूह कांप उठी। उन दरबारियों की हालत इतनी खराब थी कि वो थर थर कांप रहे थे और उनमें से तो कुछ इतने ज्यादा डर गए थे कि उनकी पैंट ही गीली हो गई। सबसे आगे खड़े झाओ गुई ने कांपते हुए हाथ जोड़े और चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लाते हुए बोला, झाओ की जरा ठंडे दिमाग से बात करो, ये सब बस एक छोटी सी गलत फहमी है। उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंसा। गलत फहमी? मैं तलवार लेकर तुम्हारे गले तक आ गया हूँ और तुम इसे गलत फहमी कह रहे हो? जब वक्त था तब ये अक्ल कहाँ घास चरने गई थी? इतना कहते ही मेरी तलवार बिजली की तरह चमकी और एक ही झटके में झाओ गुई का सिर धड़ से अलग हो गया। अगले ही पल उसका बेजान शरीर ठंडी जमीन पर ढेर हो गया। ये खौफनाक मंजर देख बाकी मंत्री फौरन घुटनों के बल बैठ गए, मानो किसी ने उन्हें ट्रेनिंग दी हो। वो सब एक सुर में चिल्लाने लगे और अपनी जान बचाने के लिए सफाई देने लगे। सेनापति झाओ, ये सब उस नीच झाओ गुई की चाल थी। आपने उसे मारकर बहुत अच्छा किया। वो इसी लायक था। हमारा उस गद्दार से कोई लेना देना नहीं है, हम तो बेकसूर हैं। प्लीज हमें बख्श दीजिए। जब बात अपनी जान पर आई तो ये दरबारी किसी मंझे हुए कलाकार की तरह एक्टिंग करने लगे। अगर मैं इन्हें बचपन से नहीं जानता तो शायद इनके इन झूठे आंसुओं में बह जाता, पर अफसोस आज इनकी कोई भी चालाकी काम नहीं आने वाली थी। मैंने खून से सनी अपनी तलवार फिर से हवा में लहराई। तभी धूल में सनी महारानी लियू रुओक्सी गुस्से में चिल्लाई, रुक जाओ झाओ की, क्या तुम सच में बगावत करने की जुर्रत कर रहे हो? उनकी आवाज में अब भी वही पुराना घमंड और गुस्सा था। लेकिन मैंने बिना किसी डर के उनकी तरफ देखा और बड़े आराम से कहा, बिल्कुल सही समझा आपने, मैं बगावत ही कर रहा हूँ। लियू रुओक्सी, मुबारक हो, तुम इस साम्राज्य की आखिरी शासक बन चुकी हो। ये सुनते ही महारानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया और वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटने लगी। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बेबाकी से ये बात कह दूंगा।
बिना किसी नकाब के। शायद वो सोच रही थी कि काश उन्होंने ये दिन आने ही न दिया होता। महारानी लियू रुओक्सी के मन में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। काफी देर बाद जब उन्होंने खुद को संभाला तो वो बोली, झाओकी, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था और तुमने सिर्फ एक छोटी सी परीक्षा की वजह से बगावत कर दी। अगर हिम्मत है तो मुझे अभी मार डालो ताकि ये दुनिया देख सके कि तुम कितने बड़े गद्दार और एहसान फरामोश हो। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। महारानी समझ चुकी थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके मन में बस एक ही ख्याल था कि वो मुझे उकसाकर मौत को गले लगा लें ताकि उन्हें और जिल्लत न झेलनी पड़े। लेकिन अफसोस, मैं उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देने वाला था। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया और तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। ये तो बस एक छोटी सी परीक्षा थी, पर तुमने तो सीधे बगावत का रास्ता चुन लिया। अगर तुम में हिम्मत है तो अभी मेरा कत्ल कर दो ताकि इस दुनिया के लोग तुम्हारी इस गद्दारी और धोखेबाज फितरत को अच्छी तरह देख सकें। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। महारानी को बखूबी अंदाजा था कि अब बाजी हाथ से निकल चुकी है। उसके जहन में अब बस एक ही बात चल रही थी कि किसी तरह ये सब खत्म हो जाए। वो बस मौत की दुआ मांग रही थी ताकि उसे इस नरक से आजादी मिल सके और उसे उस बेइंतहा जिल्लत और दर्द से न गुजरना पड़े। लेकिन अफसोस, किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इंटरनेट पर मिलने वाली उन भद्दी गालियों के मुकाबले ये बातें तो बहुत ही कमजोर और बेअसर थी। सच कहूँ तो इसमें नफरत से ज्यादा मासूमियत और नखरे झलक रहे थे। पर अगले ही पल मेरी फैंगटियन बिजली की रफ्तार से हवा में लहराई। मेरी चाल इतनी तेज थी कि बस परछाइयां ही नजर आ रही थी और फिर चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। देखते ही देखते दर्जनों बड़े मंत्री पलक झपकते ही मेरे हाथों मारे गए। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि उन्हें विरोध करने का मौका तक नहीं मिला। उन दर्दनाक चीखों को सुनकर लियू रुओक्सी का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे गद्दी पर बैठे अभी कुछ ही साल हुए थे और उसकी उम्र भी अभी सिर्फ 20 के करीब थी। मौत को इतने करीब देखकर उसकी सारी बहादुरी धरी की धरी रह गई। तभी मैंने अपना मजबूत हाथ उसकी कमर पर लपेटा। उस एहसास को महसूस करते ही लियू रुओक्सी ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। लेकिन अगले ही पल सामने का नजारा देख उसका दिल दहल गया। हर तरफ तबाही का मंजर था। सूरज की रोशनी में खून की चमक खौफनाक लग रही थी और उस खून के साथ बिखरे हुए थे उन मंत्रियों के शाही लिबास के चित्रे। लियू रुओक्सी का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। पहले तो वो सन्न रह गई, पर फिर उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो पूरी ताकत से चिल्लाई, झाओ क्यूई, तुम नीच इंसान, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये साम्राज्य के कितने बड़े मंत्री थे? पूरे देश का कामकाज इन्हीं के कंधों पर था। भले ही सत्ता बदल जाए, पर अगर तुम सबको ही मार दोगे तो इस देश को चलाओगे कैसे? क्या तुम्हें डर नहीं कि पूरा साम्राज्य तबाह हो जाएगा? उसके इन तीखे सवालों के जवाब में मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। भले ही ये थोड़ी नासमझ है, पर ये क्यूट महारानी दिल की उतनी बुरी भी नहीं है। कम से कम इसे प्रजा की फिक्र तो है। लेकिन हाँ, कुछ खास बातों में इसे अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है। मैंने कहा, तुम इन बेकार के लोगों को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही हो दुनिया चलाने के लिए। इन जैसे चापलूसों की कोई जरूरत नहीं होती। रही बात इनके काम की, तो इनकी जगह अगर किसी कुत्ते को भी बिठा दिया जाए तो वो भी इनसे बेहतर काम करेगा। मेरी ये बेरुखी भरी बातें सुनकर महारानी लियू रुओक्सी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम जैसे जाहिल इंसान, तुम कह रहे हो कि वो जरूरी नहीं थे। मैं अब तक ये सब बर्दाश्त करती आई हूँ, पर अब नहीं। उसकी बातों पर मैंने बस अपना मुंह बनाया और धीरे से उसकी पतली कमर को सहलाया। फिर मजे लेते हुए कहा, तो फिर बस देखते जाओ कि आगे क्या होता है। तुम एक घटिया और नीच बागी हो। कुछ ही देर में एक अटूट आत्मविश्वास के साथ मैंने उस गुस्से से तमतमाती महारानी को पकड़ा और शान से उस आलीशान महल के अंदर कदम रखा। रास्ते के दोनों तरफ झाओ सेना के जांबाज सिपाही तैनात थे जो किसी फौलादी दीवार की तरह खड़े थे। पूरा महल अंदर से बाहर तक अब पूरी तरह मेरे नियंत्रण में था। मैं बिना किसी झिझक के सीधे उस शाही सिंहासन पर बैठ गया। अपनी तलवार को बगल में टिकाते हुए मैंने महारानी की तरफ एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ देखा। लियू रुओक्सी, तुम यकीनन ये नहीं चाहोगे कि तुम्हारे शाही परिवार के बाकी सदस्यों के साथ कुछ बुरा हो। एक पल की खामोशी छा गई। लियू रुओक्सी के चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे। उसके मन में भावनाओं का तूफान उठा हुआ था। वो शर्मिंदा भी थी और गुस्से में भी। वहीं मैं बड़े सुकून से अपनी इस जीत का आनंद ले रहा था जब वो हार मानकर खुद ही आगे बढ़ने वाली थी। तभी सैनिकों की निगरानी में बाकी मंत्रियों को भेड़ों की तरह हाँकते हुए दरबार में लाया गया। उस वक्त मैंने उसे इशारा किया, जाओ किनारे जाकर खड़ी हो जाओ और एक अच्छी गुड़िया की तरह बस तमाशा देखो। ये सुनते ही महारानी ने राहत की एक लंबी सांस ली और उसका तनाव थोड़ा कम हुआ। दूसरी तरफ जैसे ही मंत्रियों की भीड़ दरबार में दाखिल हुई, उनकी नजरें जैसे ही उस शाही सिंहासन पर पड़ी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हालांकि उन्होंने सुना था कि झाओ क्यूई सेना लेकर आ रहा है, पर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस वक्त मैं सीधे उस सिंहासन पर विराजमान होऊंगा और उनकी वो ताकतवर महारानी बेबस खड़ी होगी। वह किसी दासी की तरह चुपचाप और आज्ञाकारी की थी। यह एक ऐसा कदम था जिसने सबको हिलाकर रख दिया था। यह सात तौर पर मेरी भी महत्वाकांक्षाओं को दिखा रहा था। कैसा किंग ऑफ किंग और कैसी किन सेना की रणनीति, ये सब तो बस दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के बहाने थे। यह सोचते ही दरबारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। तभी एक अधिकारी हिम्मत जुटाकर आगे आया। उसके चेहरे पर गुस्सा सा झलक रहा था। उसने सिंहासन पर बैठे शख्स की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, झाओ की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी मर्यादा भूल गए। तुम इस शाही सिंहासन पर बैठने की जरूरत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें सम्राट की गरिमा का कोई अंदा नहीं है? अभी के अभी नीचे उतरो।
इससे पहले कि तुम्हारी और भी ज्यादा बेइज्जती हो। तभी 3-4 और दरबारी भी उसकी बातों में सुर मिलाने लगे। यह सिंहासन तुम्हारे जैसे इंसान के लिए नहीं है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। एक मामूली सा आम आदमी इस सर्वोच्च पद पर बैठने का सपना देख रहा है। लगता है तुम अपनी औकात भूल गए हो। यह ऐसा था कि मेरी मामूली और नीची पृष्ठभूमि इन ऊंचे खानदानों से ताल्लुक रखने वाले दरबारियों की नरों में, यहाँ तक कि बड़े खानदानों के दरबारियों की नजरों में भी धूल के बराबर भी नहीं थी। वे हर पल अपने दिल की गहराइयों से मुझे नीचा दिखा रहे थे। भले ही आज बाजी मेरे हाथ में थी और वे लाचार थे, लेकिन फिर भी उनका वो पुराना घमंड टस से मस नहीं हो रहा था। और यही घमंड उन्हें अपनी ही कब्र खोदने पर मजबूर कर रहा था। शायद इन लोगों के लिए इंसान जन्म से ही ऊंच नीच में बंटा होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि यह दुनिया आम जनता की है। हर इंसान को बराबरी का हक मिलना चाहिए और सत्ता पर सबका अधिकार होना चाहिए। मैंने बस अपना हाथ हिलाया और मेरी आवा में एक बेरहम खामोशी थी। सैनिकों, इन बेवकूफों को यहाँ से ले जाओ और अभी के अभी इनके सिर कलम कर दो। दिमाग बहुत काम की चीज होती है। उम्मीद है अगले जन्म में तुम्हारे पास भी होगा। जैसे ही मैंने इशारा किया, झाओ सेना के दर्जनों सैनिक बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गए। यह नारा देखकर बाकी दरबारियों के हाथ पांव फूलने लगे। तभी कुछ और लोग आगे आए। महाराज, मंत्री लियू से बस बोलने में गलती हुई है। उनका गुनाह इतना बा नहीं कि उन्हें मौत की सादी जाए। हमारा साम्राज्य हमेशा से अपनी उदारता के लिए जाना जाता रहा है। यहाँ कभी किसी को उसकी बातों के लिए सा नहीं मिली। आप इस तरह अपनी मनमानी कैसे कर सकते हैं? क्या आपको न्याय और धर्म का कोई डर नहीं है? यह फैसला बहुत ही क्रूर है। मैंने बेआराम से अपना सिर हिलाया और मेरी आंखों में एक गहरी दृढ़ता थी। हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है। जैसे ही मैंने यह कहा, उन लोगों के चेहरों पर कोई राहत दिखी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे उन्होंने मुझे मना लिया हो। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और कहते, मैंने सीधा आदेश दिया, इन बेवकूफों को भी साथ ले जाओ और इनका भी काम तमाम कर दो। सच में कितनी शर्म की बात है, इतनी छोटी सी बात भी तुम लोग नहीं समझ पाए। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए सम्राट जैसा सम्मान नहीं है? मेरी बात एकदम सीधी और सादी, जिसे सुनकर वहाँ मौजूद हर किसी की रूह कांप गई। सबके चेहरे पथरा गए थे। तो तुम सच में बगावत कर रहे हो? क्या यह ऐसा नहीं दिख रहा? हाँ, मैं बगावत ही कर रहा हूँ। अगर तुम्हें यह अब समझ आ रहा है तो तुम किसी काम के नहीं हो। इसे भी ले जाओ और खत्म कर दो। एक के बाद एक कई और मूर्ख अपनी बात पूरी करने से पहले ही मौत के घाट उतार दिए गए। इस पूरे मंजर के दौरान मैं एकदम शांत था, जैसे यह मेरे लिए कोई मामूली काम हो। बस कुछ ही पलों में दरबार के लगभग 5वें हिस्से को मौत की सा मिल चुकी थी। इस अफरा तफरी में कुछ दरबारी गुस्से में चिल्ला रहे थे तो कुछ बेगर्व के साथ खे थे। वे बिना किसी डर के मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे। इसके अलावा बाकी दरबारियों के चेहरों पर भी मौत का खौफ साफ नजर आ रहा था। वे सब गिग्याते हुए अपनी जान की भीख मांगने लगे। उनकी हालत देखकर उनकी लाचारी का अंदाजा साफ लगाया जा सकता था। मैंने अपनी ठंडी और बेरुखी भरी नजरों से उन सबको देखा। मेरी नजरें जब उन पर पड़ी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे साक्षात काल उनके सामने खा हो। डर के मारे उन सब की रूह कांप उठी थी। तभी एक दरबारी से यह मानसिक दबाव और झेला नहीं गया। वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और भी से बाहर निकल आया। वह तेजी से मेरी ओर बढ़ा। उसका अंदाज बेहद चापलूसी भरा था। अपनी आंखों में मक्कारी लिए वह बेही अदब से बोला, महाराज, आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस महान विजय की आपको ढेरों शुभकामनाएं। आपने इस पुराने और जर्जर हो चुके दाफेंग राजवंश का अंत कर दिया है। अब आप ही इस सिंहासन के असली हकदार हैं। आज से हमारे साम्राज्य के एक नए और सुनहरे युग की शुरुआत हुई है। यह तुच्छ सेवक आपको प्रणाम करता है। महाराज, आपका राजा बनना तो नियति का खेल था। यही ईश्वर की इच्छा है। आप ही हमारे रक्षक हैं। सिर्फ आप ही इस दुनिया के लोगों को एक नई और बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। यह सब देखकर मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। मुझे इसी तरह की समझदारी की उम्मीद थी। चलो, कम से कम ये लोग वक्त की नजाकत को समझते तो हैं। फिलहाल के लिए मैं इन गद्दारों को जिंदा छोड़ने का फैसला करता हूँ। वहीं कुछ दूरी पर थी, महारानी का खून खौल रहा था और उसका दिल बैठा जा रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये लोग इतनी जल्दी पाला बदल लेंगे। ये बिन पेंदी के लोटे इतनी तेजी से मेरी तरफ हो जाएंगे, उसे यकीन नहीं हो रहा था। हैरानी की बात तो यह थी कि वे मेरी तारीफ करने के चक्कर में महारानी की जमकर बुराई कर रहे थे और उसे नीचा दिखा रहे थे। उसका मन कर रहा था कि अभी तलवार उठाकर इन सब का सिर धसे अलग कर दे, लेकिन वह जानती थी कि सिंहासन पर बैठे शख्स की ताकत के आगे वह कुछ भी नहीं है। इसलिए लियू रुओक्सी ने चुप रहना ही बेहतर समझा और कोई कदम नहीं उठाया। मैंने हाथ के एक इशारे से उन दरबारियों को वहां से जाने को कहा। साथ ही बाकी रईसों को भी दरबार से बाहर भेज दिया। अब मेरी नजरें पास ही की उस मासूम सी दिखने वाली महारानी पर टिकी थी। अब वक्त आ गया था असली खेल शुरू करने का। माना कि यह जगह इसके लिए पूरी तरह सही नहीं थी और अभी पूरी तरह से जश्न मनाने का वक्त नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत हिसाब चुकता करना तो बनता ही था। इसके बाद मैंने जबरदस्ती लियू रुओक्सी को अपनी ओर खींच लिया। मेरे चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। लियू रुओक्सी को भी अंदाजा हो गया था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ वक्त धीरे धीरे बीत गया। आखिरकार मैंने एक सुकून भरी लंबी सांस ली। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। वहीं दूसरी तरफ लियू रुओक्सी एक खंभे के सहारे की थर थर कांप रही थी। काफी मशक्कत के बाद उसने खुद को थोड़ा संभाला और अपनी सांसें काबू में की। वह नफरत भरी नजरों से मुझे घूर रही थी। उसके दिल में मेरे लिए गुस्सा और बदले की आग सुलग रही थी, मगर इस अपमान को सहने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। मैंने उसकी नाराजगी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और एक कुटिल मुस्कान के साथ शान से सिंहासन पर बैठ गया। पास ही थी दाफेंग की महारानी ने जब मेरे चेहरे पर वह शैतानी मुस्कान देखी तो उसका पारा चढ़ गया। उसके भीतर गुस्से का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाकर लाल हो गया था। उसने अपने दांत पीसते हुए लगभग चिल्लाते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकाला। तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। तुम एक नीच और धोखेबाज इंसान हो। मेरी बात याद रखना, यह सब ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। दुनिया के लोग एक दिन
दिन तुम्हारे इस शराफत के नकाब को उतार फेंकेंगे। सबको तुम्हारी इस क्रूर और जालिम असलियत का पता चल जाएगा और तब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। उसकी ये बातें सुनकर मैंने मुकर उसकी तरफ देखा। वहाँ महारानी गुस्से में किसी घायल शेरनी की तरह दिख रही थी। उसका यह अंदाज वाकई देखने लायक था। यह विरोधाभास कितना अजीब था। एक तरफ उसकी खूबसूरती, उसका वह ठंडा और गंभीर चेहरा, और दूसरी तरफ उसका यह बचकाना गुस्सा। उसे इस हाल में देखकर मेरे मन में फिर से शरारत सूझने लगी। मैं अपनी जगह से खा हुआ और बिना कुछ कहे महारानी लियू रुओक्सी को अपने कंधे पर उठा लिया। मैं उसे लेकर सीधे महल के अंदरूनी शयन कक्ष की ओर बने लगा। उसे सबक सिखाना अब बहुत जरूरी हो गया था। दाफेंग की इस सबसे ऊंची और घमंडी औरत को यह बताना जरूरी था कि अब असली मालिक कौन है और उसकी जगह कहाँ है। बदमाश कहीं के, अब तुम फिर से क्या करने जा रहे हो? अभी तो दिन का उजाला है, कुछ तो शर्म करो। दिन हो या रात, इससे क्या फर्क पता है? मैं इस साम्राज्य का राजा हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। इसी दौरान दाफेंग साम्राज्य की विशाल सीमाओं के भीतर हालात तेजी से बदल रहे थे। हर तरफ बेचैनी और अनहोनी का डर फैला हुआ था। सरहदों की रक्षा करने वाले कई बेमंत्रियों और रसूखदार शाही खानदान के लोगों तक यह खबर पहुंच चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि झाओ कियान ने अपनी विशाल सेना के साथ राजधानी पर हमला कर तख्ता पलट कर दिया है। सबके चेहरों पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। उनकी नजरों में सामने वाले का इस तरह बगावत कर देना किसी अनहोनी या किसी कहानी जैसा लग रहा था। आमतौर पर तो वफादारी की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देना ही एकमात्र रास्ता माना जाता था, लेकिन कुछ पल की खामोशी के बाद ये मंत्री और सामंत अचानक उत्साहित हो उठे, क्योंकि मौजूदा हालात उनके निजी स्वार्थ के लिए बहुत फायदेमंद थे। चाहे सत्ता हथियानी हो या फिर बहती गंगा में हाथ धोकर पूरा साम्राज्य ही कब्जाना हो, इससे बेहतर मौका उन्हें फिर कभी नहीं मिलता। चूंकि बगावत की सारी बदनामी मेरे सिर आ रही थी, इसलिए उनके लिए आगे का रास्ता बिल्कुल साफ था। अलग अलग इलाकों से तमाम बड़े अधिकारियों और राजाओं ने एक सुर में अपने सैनिकों को आदेश देना शुरू कर दिया, अपनी सेनाएं तैयार करो और राजधानी पहुंचकर इस विद्रोह को कुचल दो। हा 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 हा, किस्मत का सितारा अब चमकने वाला है और अब हमें बुलंदियों पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सही वक्त आ गया है, मेरे साथ राजधानी की ओर कूच करो। है लियू रुओक्सी लरी वहुची, अगर तुम इस सिंहासन को नहीं संभाल सकते तो अब तुम्हारे चाचा इस पर राज करेंगे। रातों रात पूरे दाफेनन साम्राज्य में दहशत और तनाव का माहौल पैदा हो गया। यहाँ तक कि आम जनता को भी आने वाले बड़े संकट का एहसास होने लगा। इसके अलावा वो साजिशकर्ता जो पहले से ही घात लगाए बैठे थे, उन्होंने भी अपने खास लोगों को इकट्ठा किया और चारों तरफ मेरी बगावत की खबरें फैला दी। झूठे इल्जामों और बदनामी की कालिक पूरी तरह से मेरे नाम मढ़ती गई। लेकिन इसके तुरंत बाद जासूसों ने जो खबरें लाकर दी, उसने सबके होश उड़ा दिए। क्या 1.5 लाख की शाही सेना एक ही झटके में गाजर मूली की तरह काट दी गई। पुल तोड़ दिया गया, अकेले दम पर शहर फतह कर लिया, सारे मंत्रियों का कत्लेआम कर दिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। ये कोई मजाक है क्या? इतनी जुर्रत! सच में उसकी हिम्मत तो देखो। एक मामूली खानदान से ताल्लुक रखने वाला नीच इंसान नया सम्राट बनने का ख्वाब देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? इस गुस्ताख का सिर सबसे पहले कलम करना होगा। जाहिर है इन लोगों की नजरों में मैंने कभी भी उनके बराबर होने का हक नहीं पाया था, चाहे वो खुद को हजारों साल पुराने खानदान का कहें या अपने ऊंचे पूर्वजों का गुणगान करें। मेरे जैसा जमीन से जुड़ा इंसान उनकी नजरों में हमेशा एक अजनबी और दुश्मन ही रहेगा। और जब आप दूसरों से अलग होते हैं तो नफरत मिलना तो लाजमी है। कुछ ही समय बाद चारों दिशाओं से बागी राजाओं ने अपनी विशाल सेनाओं के साथ सीधे राजधानी की ओर कूच कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से झाओ सहाओ सेना के सेनापति और सैनिक उन भ्रष्ट अधिकारियों के घरों पर छापे मार रहे थे, जिन्होंने जनता को गुलाम बनाकर रखा था। वो जहाँ भी जाते वहाँ सिर्फ चीखें और मातम सुनाई देता। हवा में बेबसी और रोने की आवाजें गूंज रही थी। पहले भी ऐसा ही होता था और आज भी कुछ नहीं बदला है। ये ऐसी चीज नहीं जिसे मैं बदल सकूं, क्योंकि जब बर्फ का पहाड़ गिरता है तो बर्फ का एक भी कतरा बेगुनाह नहीं होता। बीते वक्त में इन लोगों ने बड़ी ऐश और आराम की जिंदगी जी है, ऐसी विलासिता जिसका एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन ये सब ऐश गरीब जनता के खून और आंसुओं पर टिकी। इन्होंने मजे तो बहुत लूट लिए, अब वक्त आ गया है कि ये अपना कर्ज चुकाएं। अगर मैं इन पर तरस खाऊं तो उन गरीबों पर तरस कौन खाएगा जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं और जिनका जिंदा रहना भी एक संघर्ष है। शाही जेलें अब पूरी तरह भर चुकी थी। अनगिनत रईस जो कल तक खुद को खुदा समझते थे, आज सलाखों के पीछे कैदी बनकर पड़े थे। महल के भीतर मैं शान से उस सिंहासन पर बैठा था और अपने सेनापतियों से पल पल की रिपोर्ट ले रहा था। महाराज की जय हो। बागी झाओ गुई और उसके साथ उन 167 लोगों के परिवारों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग इस कत्लेआम की आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बहुत क्रूर है और प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। पासीखी पूर्व महारानी लियू रुओक्सी भी खुद को रोक नहीं पाई और बीच में टोकते हुए बोली, इतना खून खराबा, वाकई ये बहुत भयानक है। मुझे डर है कि कुछ ही दिनों में तुम्हें गद्दी से उखाड़ फेंका जाएगा। यह सुनकर वहाँ मौजूद सेनापति और अधिकारी खामोश रहे। भले ही लियू रुओक्सी अब एक हारी हुई शासक थी, लेकिन अब वह महाराज के बेहद करीब थी, इसलिए उसकी कड़वी बातों पर भी कोई उसे डांटने की हिम्मत नहीं कर सकता था। सब बस महाराज के अगले कदम का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आया। कत्लेआम और प्रकृति के नियम, यह कितनी हास्यास्पद बात है। ये बड़ी बड़ी और आदर्शवादी बातें सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होती हैं। मुझे लगता है कि वे मुझे सलाह नहीं दे रहे, बल्कि वे सच में डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि कल उनके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, इसलिए वे इस अंजाम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पहले से ही अपने लिए बचने का रास्ता बना सके। पर अफसोस, मेरे सामने उनकी ये छोटी चालें काम नहीं आएंगी।
इतना कहकर मैंने अपनी पूरी ताकत और दबदबे के साथ एक बार फिर ठंडी आवाज में कहा, अगर उन्होंने सत्ता का सुख भोगा है तो उन्हें इसके साथ आने वाले दर्दनाक अंजाम को भी स्वीकार करना होगा। मैं किसी भी तरह का समझौता नहीं करूंगा और न ही मुझे ऐसी किसी सलाह की जरूरत है। उन सबको जेल में डाल दो, जो विरोध करे उन्हें मार दो और बाकी बचे लोगों को कड़ी मजदूरी पर लगा दो। यह सुनकर लियू रुओक्सी गुस्से में दांत पीसने लगे। कमीने, देखना एक दिन तुम अपनी इस जिद पर जरूर रोगे। तभी अचानक कोई दरबार में भागा भागा आया। जल्दबाजी में उसका हेलमेट तक गिर गया था। महाराज, अनर्थ हो गया। राजा कियान 2 लाख की सेना लेकर सीधे राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कुछ और सैनिक बदहवास होकर वहां पहुंचे। महाराज, बुरी खबर है, हालत बहुत खराब है। राजा किन 3 लाख की फौज के साथ राजधानी में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। एक और खबर आई, दक्षिण पश्चिम के ताकतवर मंत्री हुओ तियान ने 1.5 लाख सैनिकों के साथ विद्रोह कर दिया है और उत्तर के महान सेनापति ने भी 2 लाख की सेना के साथ कूच कर दिया है। अगर इन सबको मिला दिया जाए तो 10 लाख से भी ज्यादा की फौज हमें घेरने आ रही थी। यह सुनकर लियू रुओक्सी के चेहरे पर एक ठंडी और क्रूर मुस्कान आ गई। सुना तुमने, पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है। अब तुम क्या करोगे? आम जनता, उनकी तो कोई आवाज ही नहीं है। वे तो बस इन बड़े घरानों के हाथों की कठपुतली हैं। लेकिन जंग की ये खबरें सुनकर मैं परेशान होने के बजाय खुश हो गया। तो क्या हुआ? तथाकथित दुनिया, क्या ये लोग पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं? यह दुनिया आम जनता की है, इन लुटेरों की नहीं। ये 10 लाख की फौज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक ही जंग में सबका फैसला कर दूंगा। पूरी सेना को तैयार होने का हुक्म दो, हम किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार हैं। अगले ही पल मेरे सैनिकों के चेहरों पर एक अजीब सा जुनून छा गया। उनकी आंखों में एक पागलपन था। उन्हें मेरी बातों पर रत्ती भर भी शक नहीं था कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कर दिखाऊंगा। वहीं दूसरी ओर पूर्व महारानी लियू रुओक्सी मुझे हिकारत भरी नजरों से देख रही थी, जैसे उसे लग रहा हो कि मैं किसी गहरी नींद में हूँ और वो मुझे जगाने की कोशिश करना बेकार समझ रही थी। लेकिन हकीकत तो यह थी कि मैं इसी पल का इंतजार कर रहा था। देखते ही देखते 10-15 दिन बीत गए और दुश्मनों की तमाम फौजें राजधानी के बाहर आकर जमा हो गई। वे सब अलग अलग इरादों के साथ आए थे और एक दूसरे पर नजर रखते हुए आगे बढ़ रहे थे। कोई भी पहले आगे आकर खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। सब बस इस इंतजार में थे कि कोई और हमला शुरू करे और वो उसका फायदा उठा सके। आखिरकार शिकारी खुद कब शिकार बन जाए वाली बात यहाँ हर कोई अच्छी तरह से समझता था। सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था। मैं भी बस उनके जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था ताकि एक ही बार में इस पूरे खेल को खत्म कर सकूं। इन पिछले कुछ खाली दिनों में मैं लियू रुओक्सी को तंग करने का मजा ले रहा था। उसे चिढ़ते हुए और गुस्से में दांत पीसते हुए देखना काफी दिलचस्प था। वहीं दूसरी तरफ राजधानी के भीतर वो तमाम मंत्री और रईस खानदान जो अब तक सुरक्षित थे, वो सब मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें बुन रहे थे। इस पूरे समय के दौरान मैंने सत्ता परिवर्तन के पुराने रिवाजों के मुताबिक किसी को भी शांत करने या दिलासा देने की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने उन्हें पूरी छूट दे दी। 自认为身份高贵的层级，屠刀威胁之下，这些人只能用苟延残喘来形容。时至今日，能有幸颠覆奸孽，或说根除我这等凶残， और उन्होंने भी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। बचे हुए सभी गुटों ने चुपके से अपने गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया और बाहर खड़ी प्रिंस किन की सेना से हाथ मिला लिया। अंदर और बाहर का ये गठबंधन अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, मानो किसी गुप्त इशारे पर इन सभी ताकतों ने एक साथ अपनी बरसों पुरानी साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। लेकिन नौकरों और वफादार सिपाहियों से बनी उनकी ये मिली जुली भीड़ जैसे ही शहर के दरवाजे के करीब पहुंची, उन पर अचानक एक जोरदार हमला हुआ। 这分明是个陷阱！可恶，我们被算计得如此彻底！ पलक झपकते ही हजारों तीर आसमान चीरते हुए उनकी ओर आए। ज्यादातर लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो तीरों की उस बारिश में जमीन पर ढेर हो गए। वो मंजर इतना खौफनाक था कि लोग जिंदा लाशों की तरह दिख रहे थे। ये नजारा किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी था। अचानक हुई तीरों की उस बौछार ने मानो आसमान से गिरी किसी आफत की तरह इस कच्ची सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। हर तरफ बस तबाही और मौत का सन्नाटा था। तभी अचानक मेरी सबसे काबिल और खूंखार सैनिकों की टुकड़ी चारों दिशाओं से निकलकर सामने आई और उन सबको चारों तरफ से घेर लिया। शहर की ऊंची दीवार पर खड़ा होकर मैं अपनी ठंडी नजरों से नीचे हो रहे उस कत्लेआम को देख रहा था। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था क्योंकि ये सब कुछ मेरी ही योजना का हिस्सा था। वो बागी अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं बस शिकार के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। इस तरह मैंने एक ही झटके में उन सभी गद्दारों का नामो निशान मिटा दिया। इसके बाद मेरे पास अपनी अगली कार्रवाई को सही ठहराने का एक मजबूत बहाना होगा। दुनिया के सारे झगड़े और नफरत संसाधनों के गलत बंटवारे से ही पैदा होते हैं। हालांकि इसे पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है, लेकिन अगर उस पूरे वर्ग को ही खत्म कर दिया जाए तो समस्या को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। अभी तो ये बस एक छोटी सी शुरुआत थी। असली खूनी खेल और तबाही का मंजर तो अभी आना बाकी है। वहीं कुछ दूरी पर लियू रुओक्सी ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे पर साफ तौर पर दुख और दया के भाव थे। उसने आह भरते हुए कहा, खून खराबा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मैंने बड़ी बेरुखी से उसे जवाब दिया, लेकिन ये समस्या पैदा करने वालों को हमेशा के लिए खत्म जरूर कर सकता है। शहर के बाहर अंधेरे में छिपी दुश्मन सेना ने जब ये खौफनाक मंजर देखा तो उनके पास पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अब जब उनकी चालाकी काम नहीं आई तो अब उन्हें असली हथियारों के साथ मैदान में उतरना ही होगा। चौथे दिन की सुबह होते ही शहर के दरवाजों के बाहर दुश्मन सेना का एक विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। जहाँ तक नजर जाती बस सैनिकों का काला समंदर ही दिखाई दे रहा था जो किसी के भी मन में खौफ पैदा कर दे। अलग अलग गुटों के सरदार और बड़े
अधिकारी मानो आसमान के सितारों की तरह एक जगह जमा थे। वो सब एक साथ खड़े होकर साजिशें कर रहे थे और उनके चारों तरफ उनके सबसे वफादार सिपाही तैनात थे। उनके चेहरों पर बनावटी मुस्कान थी और वो आपस में बड़ी चालाकी से सौदेबाजी कर रहे थे। उनकी हर बात में सत्ता का लालच और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश साफ झलक रही थी। उन्हें लग रहा था कि ये बस एक दूसरे को डराने और धमकियां देने का दौर है। तभी कुछ दूरी पर उनके कुछ सिपाही आगे आए और एक साथ चिल्लाने लगे। वो मुझे एक गद्दार और बागी कह रहे थे। उनका मकसद बस मुझे बदनाम करना और अपने इस हमले को जायज ठहराना था। साथ ही वो मेरी झाओ सेना का मनोबल गिराकर उनकी लड़ने की हिम्मत को तोड़ना चाहते थे। आने वाली आर पार की इस महाजंग के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। उस ललकारने वाले शख्स के बगल में अलग अलग ताकतों के कई जांबाज और खूंखार योद्धा तैनात थे। ओ गद्दारों, ओ नीच पापियों, क्या तुम में से किसी में मुझसे टकराने की हिम्मत है? वे सब एक साथ खे होकर चिल्लाने लगे, जैसे वे आमने सामने के मुकाबले के लिए उकसा रहे हों। ये मंजर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारी सेना का मनोबल तोड़ना चाहते और हमारे सैनिकों के हौसले पस्त करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन जिन्होंने मेरा वो खौफनाक और अमानवीय रूप देखा था और जो मेरे साथ महान जिन साम्राज्य के शाही दरबार अपने घों के पैरों तले रौंद चुके थे, उन झाओ सेना के वीरों पर दुश्मन की इन खोखली धमकियों का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। उनकी नजरों में ये सब बस एक तमाशा था। 根本不懂什么是军心，更不懂什么是民心。城墙之上，我看着下面的场景，脸上划过丝丝狂喜。 तभी मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सूरज की रोशनी में मेरी फांगतियान हुआ जी बिजली की तरह चमक उठी। अगले ही पल 众将士可有胆量与朕出城迎敌？ जैसे ही शब्द थमे, हवा में एक सन्नाटा छा गया। फिर मेरे सीने से एक ऐसी दहाड़ निकली जो चारों दिशाओं में गूंज उठी। शुरुआत में ये किसी गरजते बादल जैसी थी, लेकिन देखते ही देखते ये एक ऐसी आग बन गई जिसने पूरे क्योटो शहर को अपने जोश से भर दिया। झाओ सेना के वो 5 लाख जांबाज सिपाही पूरी तरह से इस जुनून में डूब चुके थे। उनकी धड़कनें और रगों में दौड़ता खून एक सुर में खौल रहा था और उनके हथियार धूप में किसी ठंडी मौत की तरह चमक रहे थे। उन सबने एक साथ अपने सिर उठाए और आसमान को चीर देने वाला एक जोरदार अट्टहास किया। शहर के बाहर की दुश्मन की 10 लाख की फौज ने जब ये 惊骇之情溢于言表。无论是正慷慨陈词的文臣谋士， तो वे दंग रह गए, खासकर वो योद्धा जो बीबी बातें कर रहे थे। अलग अलग गुटों से आए वो बहादुर सिपाही और यहाँ तक कि वो ऊंचे पदों पर बैठे ताकतवर और घमंडी सेनापति भी उस पल अंदर से हिल गए। उनके चेहरों का रंग चुका था, उस सैलाब की तरह बती हुई। गुस्से भरी दहाड़ ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। उनका दिल घबराहट से बैठने लगा और वे मन ही मन सोचने लगे कि इस जंग में फायदा होगा या सिर्फ तबाही। उनका दिमाग किसी तराजू की तरह डगमगा रहा था। कुछ तो इतने डर गए थे कि उनकी बेचैनी साफ दिख रही थी। खौफ और उलझन की कई भावनाएं एक साथ मिल गई थी, जिसने वहाँ एक अजीब सा माहौल बना दिया था। तभी अचानक वो शहर का दरवाजा, जिसकी हाल ही में मरम्मत हुई, एक जोरदार धमाके के साथ खुल गया। पलक झपकते ही मैं काले कवच में लिपटा हुआ अपने विशाल और शक्तिशाली घोड़े पर सवार होकर बाहर निकला। सुबह की पहली किरण में मेरे हाथ में थमी वो फांगतियान हुआ जी मौत की चमक बिखेर रही थी। मैं सबसे आगे था, जैसे अंधेरे को चीरती हुई रोशनी की पहली किरण जो बिना रुके शहर से बाहर दुश्मन की तरफ चली। दुश्मन की विशाल सेना के सामने मेरे वफादार सेनापति भी मेरे पीछे पीछे निकल गए। वे सब सैकड़ों जंग लड़ चुके मंझे हुए खिलाई थे, जिनकी आंखों में कभी न हार मानने वाला जुनून था और वे मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार थे। उनके कवच और हथियार सूरज की रोशनी में चमकते हुए चारों तरफ कत्लेआम का खौफ फैला रहे थे। दुश्मन की तादाद हमसे कई गुना ज्यादा थी, लेकिन मैंने दीवारों के पीछे छिपना नहीं चुना। इसके बजाय मैंने खुद आगे बढ़कर हमला किया ताकि बाजी हमारे हाथ में रहे, क्योंकि जब रास्ता संकरा हो तो जीत उसी की होती है जो निडर हो, और हमारी ये फौज तो अजय थी। ये नजारा देखकर दुश्मन के सरदार हक्के बक्के रह गए, पर अगले ही पल उन्हें होश आया और उनके चेहरों पर एक घटिया मुस्कान आ गई। वे जोर जोर से मेरा मजाक उड़ाने लगे। मूर्ख आखिर मूर्ख ही रहता है, देखो कैसे हमारी मामूली सी उकसावे वाली चाल में फंस गया। ये आदमी अब सम्राट बन चुका है, लेकिन फिर भी किसी मामूली सेनापति की तरह खुद सबसे आगे लड़ने चला आया है। वाकई इसमें दिमाग नाम की चीज नहीं है। हमें लगा था कि इसे हराना मुश्किल होगा, पर ये तो उम्मीद से भी ज्यादा बेवकूफ निकला। शायद हमने इस गंवार को कुछ ज्यादा ही तवज्जो दे दी थी। ये हमारे लिए सुनहरा मौका है, बस इसे खत्म कर दो तो ये झाओ सेना अपने आप बिखर जाएगी। हम 10 लाख की फौज लेकर आए हैं, क्या हम इसे नहीं हरा पाएंगे? ये झाओ की खुद अपनी मौत को दावत दे रहा है। लगता है अब अलग अलग हमला करने की जरूरत नहीं है, यही सही वक्त है। इस बिना दिमाग वाले बागी का किस्सा यही खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो चापलूस दरबारी और सलाहकार जो अब तक गालियां दे रहे थे, डर के मारे दुम दबाकर पीछे भागने लगे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं नियमों को ताक पर